ओके दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल के अंदर। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। अभी तक हम लोगों ने पहले समझा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, फिर उसको देखा कि हम ग्राफ के ऊपर कैसे उसको बना सकते हैं, फिर उसके बाद ग्राफिकल विधि द्वारा ही हमने कोशिश किया था कि कैसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के जोड़े का या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फिर हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़े और हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़े और हमने सीखा कि कैसे एलिमिनेशन मेथड को या प्रतिस्थापन विधि को यूज़ करते हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। अब इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए ये इस चैप्टर का आखिरी मेथड है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का। उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, इसके अंदर ये मेथड मोर और लेस आपका जो पिछला मेथड हमने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड उसके जैसा ही है, खाली इसको उसने उस टाइम पे हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे थे, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें इसने उसी स्टेप बाय स्टेप को एक फार्मूला के टर्म्स में बना दिया है, ठीक है। और अगर आप इस फार्मूले को याद रख पाते हैं या इस फार्मूले को याद रखने के लिए कोई मेथड डेवलप कर पाते हैं तो फिर ये आपको और फास्टर रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। ओके, सो इस मेथड को समझने के लिए एक बार इसके पीछे की थ्योरी समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये फार्मूला डेराइव होता है। उसके बाद फिर हम लोग कोशिश करेंगे इसके ऊपर बेस्ड करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ओके, तो इस मेथड को समझने के लिए काम करते हैं, पहले दो जेनेरिक इक्वेशंस पकड़ते हैं। ओके, जो हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का वैल्यू लिखते थे, इसका एक इक्वेशन लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। पहला इक्वेशन ये है। और ऐसे ही दूसरा इक्वेशन लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये सब जो है ये सब नंबर्स हैं, बेसिकली 0 1 2 3 इस टाइप से नंबर्स हैं। ओके, तो ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है या रेखीय युग्म दिया हुआ है, जनरल इक्वेशन। ओके, अभी क्या करते हैं कि जैसे एलिमिनेशन मेथड के अंदर करते थे, हमको किसी एक वेरिएबल का या चर का कोफिशिएंट्स का वैल्यू जो है वो बराबर करना है। अब x का बराबर कर सकते हैं, y का बराबर कर सकते हैं। लेटेस्ट से इस क्वेश्चन के लिए हम लोग y को चूज़ करते हैं, y के कोफिशिएंट्स को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट b1 दे रखा है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट जो है वो b2 दे रखा है। तो बराबर करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि नीचे जो कोफिशिएंट दिया हुआ है उससे ऊपर वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर जो कोफिशिएंट दिया हुआ है उसको नीचे वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो a1 को b2 से जब मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा a1 b2x। ऐसे ही जब b1 और b2 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा b1 b2y प्लस c1 और b2 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा c1 b2 इक्वल्स टू 0। ऐसे ही जब मैं b1 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस c2 b1 इक्वल्स टू 0। अभी मुझे दिखता है कि y का जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन के अंदर सेम हो गया है। तो सिंपली मुझे ऊपर वाले इक्वेशन में से नीचे वाला इक्वेशन माइनस करते चले जाना है। जैसे माइनस करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास यहाँ बचेगा a1 b2x माइनस a2 b1x। ओके, इधर बचेगा यहाँ पे बचेगा c1 b2 माइनस c2 b1 इक्वल टू 0। अभी इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, सो x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, अभी इन दोनों को इक्वल के दूसरी तरफ ले चलते हैं साथ साथ। सो ये माइनस का था,
इधर आकर के प्लस का C2B1 हो जाएगा, तो C1B2 प्लस का था, इधर आकर के माइनस का C1B2 हो जाएगा। ओके, अभी x जो है यहाँ पर इस पूरे के साथ मल्टीप्लाइड में है, तो अगर हमें x का वैल्यू निकालना है तो इस पूरे को इधर ले चलते हैं। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो था यहाँ मल्टीप्लाइड में था, दूसरी साइड जाकर के डिवाइड में आ जाएगा। सो x का वैल्यू जो है वो मेरा ये निकल जाएगा। ठीक है, सो x का वैल्यू मेरा निकल गया C2B1 माइनस C1B2 डिवाइडेड विद A1B2 माइनस A2B1। ओके, ये मेरा एक समीकरण बन गया। सो इस तरीके से हमने x का वैल्यू निकाल लिया। अब इसी मेथोडोलॉजी को वापस से रिपीट करते हैं, इस बार ही y का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, अभी इस केस में, पिछले केस में हमने देखा कि हमने y के कोफिशिएंट्स को बराबर करके x का वैल्यू निकाला था। इसको इस केस में हम उल्टा करते हैं, हम x के कोफिशिएंट्स को बराबर करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा y का वैल्यू निकलेगा। तो x के कोफिशिएंट को बराबर करने का तरीका क्या है कि इससे मुझे ऊपर वाले समीकरण को मल्टीप्लाई करना है A2, और A1 से मुझे नीचे वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो ऊपर वाले इक्वेशन को जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं A2 से, आंसर आएगा A1 A2x प्लस B1 A2y प्लस C1 A2 इक्वल्स टू 0। देन नीचे वाले को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो A1 A2x प्लस B2 A1y प्लस C2 A1 इक्वल्स टू 0। ओके, अभी मुझे दिखता है कि मेरे x के कोफिशिएंट इक्वल हो गए, तो सिंपली मुझे ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करते चले जाना है। जैसे ही माइनस करेंगे x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर y कॉमन लेते हैं, आंसर आता है B1 A2 माइनस B2 A1। ओके, सिमिलरली यहाँ पर प्लस का C1 A2 रहेगा और C2 A1 रहेगा इक्वल्स टू 0। अभी इसको इधर ले चलते हैं, इसको भी इधर ले चलते हैं। सो y इंटू B1 A2 माइनस B2 A1 दिस इज इक्वल टू, जैसे ही ये इधर आएंगे साइन चेंज हो जाएंगे, C2 A1 माइनस का था वो प्लस हो जाएगा, और C1 A2 प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। सो यहाँ से y मल्टीप्लाइड में था इस ब्रैकेट के, सो दूसरी तरफ ब्रैकेट जाकर के डिवाइड में हो जाएगी। सो इस तरीके से हमने y का वैल्यू निकाल लिया। सो आपने देखा कि जो हम लोग मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे थे एलिमिनेशन मेथड के अंदर, वही सेम मेथोडोलॉजी यहाँ यूज़ हुई है, सिर्फ हमने उसको एक फार्मूले का रूप दे दिया है कोफिशिएंट्स की फॉर्म में। ओके, अभी ये फार्मूले याद कैसे रखने हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन ये आता है कि इसको फार्मूले को हमको याद कैसे रखना है, ठीक है। सो याद रखने का तरीका एक बहुत सिंपल सा है। ओके, आपको सिंपली क्या करना है, एक तरफ पेपर पे आपको लिखना है x y और 1, ठीक है। x के साथ में x के कोफिशिएंट छोड़ करके, x के कोफिशिएंट अगर आप देखेंगे तो A1 A2 थे, ठीक है। सो इसको छोड़ देना है आपको, इसके अलावा ये कोफिशिएंट्स हैं और ये कोफिशिएंट्स हैं। ओके, सो यही लिखना है यहाँ पर, इससे पहले y के कोफिशिएंट और उसके बाद बिना y वाले कोफिशिएंट। ओके, फिर अब आपको साइकिल रिपीट करना है, ठीक है। आपने ये लिखा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो वापस से इधर से स्टार्ट करना है, ठीक है। C1 C2 के B और C हो गया, अब A के बारे में लिखना है, A1 A2, और फिर इसके बाद वापस से A के बाद B के बारे में लिखना है, B1 B2। ओके, और सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, x डिवाइडेड विद इसको तिरछा इससे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब मैंने B1 को C2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आया B1 C2। ऐसे ही जब मैंने B2 को C1 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया B2 C1, और बीच में एक माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर अगर देखेंगे तो C1 को A2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले y लिखेंगे डिवाइडेड विद C1 A2, फिर C2 को A1 से मल्टीप्लाई किया विद नेगेटिव साइन, लास्ट में 1 अपॉन A1 को
B2 से मल्टीप्लाई किया और A2 को B1 से मल्टीप्लाई किया विद अ नेगेटिव साइन। अब इससे क्या है कि अगर मैं इस को फर्स्ट बोलता हूँ, इसको सेकंड बोलता हूँ, इसको थर्ड बोलता हूँ, ओके, सो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर दूँ, x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो यहाँ से मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूँ। x इज़ बेसिकली, इसको इधर ले चलते हैं, B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड विद A1 B2 माइनस A2 B1। ये मेरा x का वैल्यू निकल गया, यही फार्मूला था। ऐसे ही जब मैं सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर दूँ, y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। सो यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा, अगर इसको इधर ले चलते हैं, C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइडेड विद A1 B2 माइनस A2 B1। सो ये मेरा y निकल गया, यहाँ पे मैंने x निकाल लिया था। सो आपको ध्यान यही रखना है कि आपको ये वाला मैट्रिक्स बनाना आना चाहिए, पहले x y फिर 1। x का कोफिशिएंट छोड़ के स्टार्ट करना है, B1 B2 होता है, फिर उसके नेक्स्ट C1 C2 होता है, साइकिल में घूमना है, b के बाद c के बाद a के बाद वापस से b, और फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते चले जाना है और बटे में लिखते चले जाना है विद अ नेगेटिव साइन। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है आसानी से बिना याद किए। याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आपको पैटर्न ध्यान रखना है कि कैसे आपको लिखना है, ओके। अब इसी से हम लोग क्या एक चीज़ देखते हैं कि x और y को जब हम सॉल्व करने जाते हैं, ओके, तो हमको क्या दिखता है कि जो भी डिनोमिनेटर वाला हर वाला जो चीज़ है वो दोनों फार्मूले में सेम ही है, ठीक है। सो मैं एक केस पकड़ता हूँ, जब जो भी डिनोमिनेटर में दिया हुआ है दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो नहीं है, ठीक है, ज़ीरो नहीं है मतलब 1 2 3 500 1000 कुछ भी हो सकता है। अगर नीचे ज़ीरो नहीं है तो ऊपर मेरा जो मर्जी वैल्यू आ जाए, ये मेरा जो फंक्शन होगा वो डिफ़ाइन हो जाएगा, ठीक है। लेट अस से अगर मैंने बोला x इज़ इक्वल टू कैपिटल A अपॉन कैपिटल B, जो कि कैपिटल B जो है वो मेरा ये पूरा टर्म है, ठीक है। सो मैंने बोला b जो है वो मेरा ज़ीरो नहीं है। अब b मेरा ज़ीरो नहीं है मतलब कुछ ना कुछ इसका वैल्यू होगा। लेट अस से b का वैल्यू मैं रख लेता हूँ 5। सो मैं a का जो मर्जी वैल्यू डालते जाऊँ, 0 1 2 3 कुछ ना कुछ डालते चले जाऊँ, x का वैल्यू मेरा कुछ ना कुछ आता चला जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि x का वैल्यू ना निकले। सो मुझे क्या दिखता है कि जब मेरा ये समीकरण A1 B2 माइनस A2 B1 ये ज़ीरो नहीं होता है तो मेरे पास इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, ओके। सो अगर मैं इसको इधर ले चलूँ, A1 B2 इक्वल्स टू इज़ नॉट इक्वल्स टू A2 B1। अभी A वाले एक तरफ कर लेते हैं और B वाले एक तरफ कर लेते हैं। सो ये यहाँ मल्टीप्लाइड में है दोनों टर्म्स, तो दूसरी तरफ जाते ही डिवाइड में हो जाएगी। A2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और B2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। सो मुझे क्या दिखता है कि जब A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो मेरे पास एक सॉल्यूशन जो है वो डेफिनेटली आ जाएगा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो, शुरू में जब हम ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे थे तो हम यही देख रहे थे कि इसके अंदर जब x और y के कोफिशिएंट्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं उस टाइम पर आपको एक सॉल्यूशन मिल जाता है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर केस 2 पकड़ते हैं, ओके, तो केस 2 हमारा बोलता है कि हम अज्यूम करते हैं कि A1 बाई A2 जो है वो मेरा B1 बाई B2 के इक्वल है, और मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ कि ये
के इक्वल होगा। ओके, सो A1 जो हुआ दिस इज़ बेसिकली k टाइम्स A2 हुआ, और B1 जो हुआ वो मेरा k टाइम्स B2 हो गया। ओके, अगर मैं इस इक्वेशन को, जो मेरा पहला इक्वेशन था वो था A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। सो इस A1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ k टाइम्स A2 x प्लस B1 की जगह पे लिख सकते हैं k टाइम्स B2 y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। ओके, इन दोनों में से k कॉमन आ रहा है, सो k इज़ A2x प्लस B2y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। नाउ जो हमारा सेकंड इक्वेशन था A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से इसका वैल्यू अगर निकालें, सो दिस विल बिकम माइनस C2। सो माइनस C2 A2x प्लस B2y इज इक्वल टू माइनस का C2। नाउ इस माइनस के C2 को हम यहाँ पे डाल देते हैं। सो k टाइम्स माइनस का C2 प्लस का C1 इज इक्वल टू 0। सो माइनस k टाइम्स C2 प्लस C1 इज इक्वल टू 0। इसको उठा के दूसरी तरफ ले चलते हैं। सो C1 इज इक्वल टू k टाइम्स C2। सो अगर मैं C2 को इधर ले आऊँ वापस से, सो C1 बाई C2 इज इक्वल टू k। सो इस सबसे फाइनली हमको क्या मिलता है कि हमारा जो A1 बाई A2 था और B1 बाई B2 था, ये हमने दोनों बराबर एज्यूम किया था और इसको हमने k के बराबर माना था। और अभी हमने निकाला कि k जो है वो हमारा C1 बाई C2 के बराबर है। सो मेरी तीनों रेशियो जो है वो आपस में इक्वल आ गई हैं। अभी हम इसका क्या यूज़ कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, पहला वाला इक्वेशन लिखते हैं। ओके, अब इसके अंदर यहाँ से जब मैं पहले और दूसरे को कंपेयर कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि A1 बाई A2 इज इक्वल टू k, यानी कि A1 इज इक्वल टू k टाइम्स A2। ओके, सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि B1 इज़ k टाइम्स B2 एंड C1 इज़ k टाइम्स C2। ओके, अब ये जो तीन वैल्यूज़ हैं इसको उठा करके इस समीकरण में डालते हैं तो हमको क्या मिलता है बेसिकली कि जो हमारा समीकरण था A1 की जगह पर k A2 रखते हैं, B1 की जगह पर हम k B2 रखते हैं और C1 की जगह पर k C2 रखते हैं। सो जो हमारा इनिशियल इक्वेशन था वो अब यहाँ तक आ गया है। इसमें हमको दिखता है k तीनों में आ रहा है तो k कॉमन निकाल लिया और ये मेरा सेकंड इक्वेशन थी। अगर ये मेरा इक्वेशन 1 थी तो दिस पार्ट जो ब्रैकेट के अंदर वाला है ये मेरा इक्वेशन 2 है। सो मुझे क्या लिखा कि इक्वेशन 1 इज़ k टाइम्स इक्वेशन 2 है। सो मैं इक्वेशन 2 का कोई भी सॉल्यूशन निकाल लूँ वो सारे के सारे मेरे इक्वेशन 1 के लिए वैलिड नज़र आएंगे। ओके, सो बेसिकली हमने ये निकाला कि इस सिचुएशन में हमारे दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल जाएंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या हिंदी में बोलें तो अनंत हल निकल जाएंगे इसके। ओके, सो ये हमारा अनंत हल के लिए कंडीशन बन गया कि आपका तीनों रेशियो जो है वो आपस में इक्वल होने चाहिए, तब जा कर के आपके अनंत हल निकल आएंगे। ओके, अभी एक आखिरी केस जो बचता था हमने ये कंसिडर कर लिया कि पहला दूसरा बराबर है। दूसरे केस में हमने कंसिडर कर लिया कि तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं। तीसरा केस जो बनता है कि आपका पहला दूसरा रेशियो तो आपस में बराबर हो गया पर तीसरा रेशियो जो है वो बराबर नहीं रहा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है।
यही 3 जो कंडीशन थी ये हमने इनिशियली पढ़ी हुई थी। ओके, सो मेरे पास बेसिकली 3 कंडीशन बन गई। फर्स्ट इज़ A1 का रेशो, A का रेशो और B का रेशो ये इक्वल नहीं है, सो इसका एक हल होगा या वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा केस था कि पहला दूसरा बराबर हो गया पर तीसरा बराबर नहीं हुआ। अगर तीसरा बराबर नहीं हुआ तो इसका कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। और अगर तीनों बराबर हो गए तो इसके अनंत हल हैं। ओके, तो बस आपको यही कंडीशन ध्यान रखनी है कि अगर पहला बराबर नहीं है तो एक हल है, अगर दूसरा बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं है, तीनों बराबर हैं तो अनंत हल है। ओके, होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ये सब कंडीशंस हम लोग कहाँ से डराइव कर पा रहे हैं। ठीक है, ये आपको इनिशियली फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर मैंने पढ़ाया था, लीनियर इक्वेशंस वाली फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, बट उसका डेरिवेशन यहाँ पर है कि आप कैसे उन कंडीशंस तक पहुँचते हो, वो आपको यहाँ पे बताया गया है। ओके, उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि कब एक हल रहेगा, कब कोई हल नहीं रहेगा और कब इसके अनंत हल होंगे। ओके, इसके ग्राफ्स अगर आपको ध्यान हो, एक सिंगल हल के लिए, एक हल के लिए आपका इस टाइप का ग्राफ बनता था कि वो एक पॉइंट पे दोनों लाइंस आपस में काटती थी। कोई हल नहीं है के लिए आपका दोनों लाइंस एक दूसरे के समानांतर चलती थी करके, और अनंत हल के लिए लाइंस जो थी वो एक दूसरे के ऊपर ही चल रही होती थी। ओके।